मार्केट अब कोलैप्स हो रहा है, डे लो पर आया। तो देखिए कोलैप्स में इसलिए बोल रहा हूँ कि डे हाई 23,426 था, वहाँ से 100 पॉइंट से ज़्यादा मार्केट गिरा है। और अगर आपने उस टेक्सचर को रिस्पेक्ट करा है कि 23,400 के पास बेचिए और 50 पॉइंट का स्टॉप रखिए, तो मार्केट ने आपको अच्छा मुनाफा दिया है। बैंक निफ्टी देखिए फिर से कल की बड़ी रैली के बाद आज फिर फंसाने को तैयार, और डे हाई से करीब करीब 500 पॉइंट की स्लिप बैंक निफ्टी में आपको आती हुई दिखाई देगी। मिड कैप इंडेक्स रेड में 400 पॉइंट नीचे, एडवांस डिक्लाइन अभी अभी रेड्स के फेवर में आया, यानी कि डिक्लाइनिंग स्टॉक्स के फेवर में आया। ये ब्रेड्स जो है ये बस ये थोड़ा सा लैग है, आपको दिखाई देगा कुछ देर में चेंज हो रहा है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में आज बड़े एक्सीडेंट्स हैं, और अब 3 बड़े एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। डिक्सन टेक अभी भी 10% नीचे, जोमेटो अभी भी 8% नीचे, और MCX 7.5% नीचे। ये सब के सब नंबर्स का इम्पैक्ट है। जोमेटो के केस में तो आप कह सकते हैं कि नंबर्स ख़राब थे, एटलीस्ट MCX और डिक्सन के केस में नंबर्स ख़राब नहीं थे, लेकिन फिर भी क्योंकि वैल्यूएशन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था, इस वजह से स्टॉक्स नीचे हैं। ओवरऑल रियल्टी देखिए आप, यहाँ तो नंबर्स बहुत अच्छे थे, उसके बावजूद स्टॉक 6.5% नीचे। पेटीएम जहाँ पर सब एनालिस्ट बुलिश थे, लेकिन मार्केट को कई बार मज़ा आता है ऐसे एनालिस्ट की मौकरी करने में, और आज करीब करीब 5-5.5% ये स्टॉक आपको नीचे दिखाई देगा। कल्याण ज्वेलर्स, वोडाफोन आइडिया, इन्फो एज, कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर आज आप नीचे के ट्रेड्स देखेंगे। हाँ, कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ रैली है। BPCL 3.5% ऊपर, और मंगल के दिन यूनाइटेड ब्रूरीज, लेकिन वीरू अच्छी मूव्स दिखाता हुआ करीब करीब 2.25% ऊपर। ये क्रॉस कॉम्बिनेशन खूबसूरत था अनुज। आज बाजार का मूड ही खराब है, चाहे आपके वैल्यूएशंस महंगे हो, नंबर अच्छे, कोई लेना नहीं भाई साहब। आज आपका सबका टिकट कट रहा है ना। सबका टिकट आज वो मार्केट वो टीचर वाले मूड में, आज सबकी धुनाई एक साथ, कोई वो नहीं, कोई पक्षपात कोई नहीं बच रहा आज। कोई पक्षपात नहीं है। अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। थोड़ा हौले हौले ही चलेंगे, और बाजार का मूड ठीक नहीं है आज, याद रखिएगा। और शिल्पा जी और राजेश पलवे जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी विकास सालू की निरीक्षण फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके। विकास जी गुड मॉर्निंग, आपके 2 ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो ओवरऑल मार्केट में थोड़े से वॉलेटिलिटी देख सकते हैं, बट निफ्टी में भी एक इम्पोर्टेंट रेंज देखना है, वो है 23,000 और 240 के आसपास के, जिसके अगर नीचे जाता है तो एक प्रेशर बिल्ड होते देखने मिलेगा। मेरा एक बाय और एक सेल कॉल रहेगा। मेरा सेल कॉल में रहेगा कोफोज। कोफोज में मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इसने एक रैली दी थी लास्ट कुछ दिनों में, अगर वीकली चार्ट पे देखो तो एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, और ये रिट्रेसमेंट यहाँ पे 2 दिन पहले ही स्टार्ट हो चुका है। जिस दिन इसने 8800 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट हुआ है, वहां से मुझे लगता है ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने जाएगा, जो नीचे की तरफ 8000 के आसपास की रेंज आते हुए देखने मिल रही है। तो 8800 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे सेल कॉल लेना, और नीचे में मुझे लगता है कि 8000 के आसपास की रेंज यहाँ पे कोफोज में आते हुए देखने मिल सकती। बाई साइड में है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर में जो चार्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है वो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर 50 DMA के ऊपर अभी फिलहाल तो ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है, बट मुझे लगता है ये एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिल रहा है। 972 का 975 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो ऊपर में मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टारगेट यहाँ पे देखने मिलेगा वो 1000 के आसपास का टारगेट यहाँ पे टाटा कंज्यूमर में देखने मिल सकता है। नीचे में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी देखने मिलेगा 960 है, तो 960 के स्टॉप लॉस से इसको भी बाय किया जा सकता है। ऊपर में 1000 के आसपास की रेंज यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकती है। ओके, तो ये इस समय 2 पिक्स विकास जी की। शिल्पा जी, आपकी 2 ट्रेड इस समय की? जी अनुज जी, दोनों सेल के साइड में ही रहेगा। पहला रहेगा बीएससी मुझे लगता है यहाँ से 5500 के लिए एक डाउन मूव आपको मिलते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे रिस्क नहीं लेके हम लोग ऑप्शंस के थ्रू इसको ट्रेड लेंगे। 5800 का पुट जो रफली 150 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 85 का रखिए। पहला टारगेट रहेगा 230 का, और बीएससी अगर 5500 तक जाता है तो ये ऑप्शंस आपको टूवर्ड 350 से लेके 400 तक भी मूव करते हुए दिखेगा। तो बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है 5800 पुट। मेरा दूसरा रहेगा सेल। आप यहाँ पे कैनफिन होम में कंटिन्यू कर सकते हैं। कैनफिन होम यहाँ पे मुझे लगता है कि 680 से लेके 660 के लेवल्स के लिए भी एक डाउनसाइड मूव लेगा। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 710 का रखिए। ओके नीलेश, आपके 2 ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग वीरेंद्र जी, मॉर्निंग एवरीवन। देखिए बैलेंस अप्रोच रख के चल रहे हैं। एक खरीदारी और एक बिकवाली वाला ट्रेड है।
सबसे पहले जो बिकवाली वाला ट्रेड रडार पर आया है वो है ट्रेंड में लगातार हम वीकनेस देख रहे हैं ऊपरी स्तरों से। एक सीरीज ऑफ लो टॉप एंड लो बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, लगातार यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है, तो इसके फ्यूचर्स को शॉर्ट करके चल सकते हैं। ट्रेंड में डाउन साइड में 5850 से लेके 5700 तक की लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो 5850 पहला टारगेट, सेकंड टारगेट 5700 का होगा एंड स्टॉप लॉस रखना होगा 6050 का। ट्रेंड के फीचर्स को शॉर्ट करने की सलाह होगी। वहीं का आइडिया रडार पर आया है वो है एफएमसीजी स्पेस में से कोलपाल। ओवरऑल एफएमसीजी स्पेस में कहीं ना कहीं एक पुल बैक हमें देखने को मिल रहा है और कोलपाल में भी एक फॉलोअप मूव एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 2800 एंड 2850। 2800 से 2850 तक की हो जा सकता है काउंटर एंड 2705 का जो कि आज के दिन का लोएस्ट लेवल है, वहां पर स्टॉप लॉस रख के चलना होगा और कोलपाल के फीचर्स को लॉन्ग करके चल सकते हैं। ओके, कोलगेट के फ्यूचर्स पर लॉन्ग कर सकते हैं, ये एक और ट्रेड। राजेश जी, आपकी 2 ट्रेड्स। तो अनुज जी, शॉर्ट साइड में जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है प्रेस्टीज स्टेट। ये स्टॉक में देखें तो एक कंटिन्यूटी बनी हुई है डाउन ट्रेंड की, एक फॉलिंग चैनल में ट्रेवल करते हुए देखने को मिला है। डेली चार्ट पे स्टॉक सारे ही लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। प्रेस्टीज स्टेट को शॉर्ट करने की सलाह है। डाउन साइड के टारगेट हमें लगता आ सकते हैं यहाँ पे 1390 की तरफ। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1460 के आसपास। लॉन्ग साइड में जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो केमिकल बास्केट से और नवीन फ्लोरिन पे ही बाय करने की सलाह रहेगी। ये स्टॉक में हमें लगता है कि मोमेंटम आते हुए दिख सकता है हायर साइड पे। 3870 3900 की तरफ स्टॉक में अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड का स्टॉप लॉस जो होगा वो करीब होगा 3770 के आसपास। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ और ट्रेंड्स की बात करते हैं। हमारे साथ अब इकिगाई एसेट मैनेजर के फाउंडर और सीईओ पंकज टिब्रेवाल जुड़े हैं। उनसे जानते हैं कि इस मार्केट को वो कैसे नेविगेट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग पंकज। काफ़ी टफ है मार्केट इस समय और कोई भी रैली टिक नहीं रही है, ये आपके हिसाब से तकलीफ क्या है सबसे बड़ी? गुड मॉर्निंग अनुज जी। अगर आपको याद हो तो 5-6 महीने से हम ये बार बार रिपीट कर रहे हैं कि जो हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी है वो बेस्ट इन द शेप में नहीं है और स्लो डाउन क्लियरली विजिबल था लास्ट 5-6 महीने से। चाहे वो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स देखो या जो पहली तिमाही और दूसरी तिमाही के नतीजे आए कॉर्पोरेट इंडिया के, उससे अगर आप आके तो, और ये कंटिन्यू है तीसरी तिमाही में भी। हम जब देख रहे हैं कि जो नतीजे आ रहे हैं थोड़े मिक्स्ड बैग है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दो, अगर आप देखें पहली प्रॉब्लम, तो हमने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स कॉर्पोरेट इंडिया सबसे बात की और कहीं ना कहीं लिक्विडिटी का चक्का जाम हो रखा है एंड लिक्विडिटी इलोंगेट हो रही है, वर्किंग कैपिटल इलोंगेट हो रहा है। और अगर ये हम बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो 5 साल बाद बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी नेगेटिव में आ गई है। तो ये एक थोड़ा सा विषय है जो हमें देखना चाहिए क्योंकि फाइनली जो वैल्यूएशन होती है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो और अर्निंग्स की होती है। तो अगर इलोंगेट हो रही है और कैश फ्लो कम जनरेट हो रहा है तो मार्केट इज स्मार्टर देन ऑल ऑफ अस। तो पहला पॉइंट वो है। सेकंड पॉइंट अगर आप देखें तो गवर्नमेंट केपेक्स क्लियरली स्लो डाउन है। जो नवंबर तक नंबर्स आए हैं उसमें क्लियरली है कि जो केपेक्स ड्रिवन नंबर्स हैं वो 12% अपने बजटेड अनुमान से कम है। अगर हम मान भी लें कि गवर्नमेंट 17% की जगह 5% ग्रोथ अचीव करेगी तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक हमें 30% CAGR से केपेक्स ग्रोथ करना पड़ेगा टू अचीव 5%, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है ऑन दैट बेस। सो गवर्नमेंट केपेक्स कम होने के कारण जो ओल्ड इकोनॉमी फेसिंग सेक्टर्स हैं, चाहे सीमेंट हो, स्टील हो या पावर हो या डिफरेंट जो डिफेंस, रोड, रेलवेज, सब में कहीं ना कहीं स्लोनेस आपको दिखाई दे रही है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो स्ट्रक्चरल थोड़ा सा हमें तकलीफ कर रहा है कि हमने एक आंकड़ा किया अनुज जी कि हमने अक्रॉस द बोर्ड कंज्यूमर लोन्स जितने भी हैं इंडिया में उनको देखा, चाहे वो व्हीकल लोन हो, गोल्ड लोन हो, ज्वेलरी लोन हो, हाउसिंग लोन हो। तो 2020 में टोटल EMI बर्डन इंडिया का 19 लाख करोड़ था। ये बढ़कर हमारे अनुमान के हिसाब से 40 लाख करोड़ के ऊपर आ गया है। तो 4-5 साल में ये नंबर दुगना हो गया है, लेकिन जो इनकम लेवल्स हैं वो नहीं भरे हैं उस रफ्तार से जिस तरह की EMI और लेवरेज बढ़ी है। तो हाउस होल्ड लेवरेज आज के दिन 43% ऑफ GDP है
जो वन ऑफ द हाईएस्ट आज के इतने सालों में है, और वो कहीं ना कहीं अर्बन कंज्यूमर पर स्लो डाउन भी कर रहा है। इसलिए हमें अर्बन कंजम्पशन जब हम देख रहे हैं तो काफी जगह स्लो डाउन दिख रहा है। तो इसे अब 3-4 भागों में देखना होगा। बजट 10 दिन बाद प्रस्तुत किया जाएगा। पहला कि वो ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है कि नहीं। गवर्नमेंट ये ट्राई करेगी कि हम फिस्कल ग्लाइड पाथ में चलते रहें, और जो 4.9 लास्ट बजट में हमने कहा था, हमारा अनुमान है वो 4.7 इस बार हो सकता है, और आगे की 2026 में ये 4.5 के आसपास होगा। तो अगर फिस्कल ग्लाइड पाथ है तो ग्रोथ कहीं ना कहीं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। और तीसरी चीज अगर आप ध्यान दो तो इस साल हमारा अनुमान है कि कैपिटल गेन्स टैक्स और एसटीटी से गवर्नमेंट को करीबन 2.5 लाख करोड़ का कलेक्शन होगा, और थोड़े साल पहले ये नंबर मामूली सा 20-25 हजार करोड़ ही था। तो क्लियरली 10 गुना बढ़ोतरी हुई है, और थैंक्स टू कैपिटल मार्केट्स, और इसके कारण हमारा पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। लेकिन अगर मार्केट इसी तरह कंसोलिडेटेड मोड में रहा नेक्स्ट 12-18 महीने, तो ये नंबर में भी कहीं ना कहीं डाउनसाइड हो सकती है, विच कैन वे ऑन द गवर्नमेंट फाइनेंसेस। तो ये तीनों चारों चीज को जब मैं मैक्रो को माइक्रो में डालता हूँ, तो क्लियरली 2026 के आज भी एस्टिमेट मार्केट के 15-16% ग्रोथ के हैं, जो हमें लगता है 10 से 12% के आसपास सेटल होना चाहिए नेक्स्ट ईयर, और इस साल 5 से 7% की अर्निंग ग्रोथ होनी चाहिए, और क्लियरली मार्केट उसे दिखा रहा है अक्रॉस द सेक्टर्स। और हम वापस रिपीट करेंगे इस बार भी अनुज जी, कि जो इजी पैसा था लास्ट 3-4 साल का, वो बिहाइंड है। इस साल मार्केट कंसोलिडेशन मोड में है। इस साल कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे बड़ी थीम होनी चाहिए। एक साल रिटर्न को मत देखो, कैपिटल प्रोटेक्ट करने की देखो, और ये मत करो कि कहीं ना कहीं बड़ी गलतियां हो जाए। बड़ी गलतियों को कम करना है और कैपिटल को प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ना है। नेक्स्ट 5-10 साल की स्टोरी इंडिया के लिए बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इस समय पिच पर बने रहना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। विकेट न गंवाएं। बिल्कुल, विकेट मत गंवाइए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ज़रूरी नहीं है कि आप T20 बैटिंग ही करें, थोड़ा टेस्ट मैच बैटिंग भी सीख लें, ताकि वो जो ऑस्ट्रेलिया टूर में हुआ वो ना हो। मीनवाइल एक बार एक दो स्टॉक्स देखते हैं ज़रा। एक बार आप लेकर आइए डिक्सन टेक वापस, अब करीब करीब 11% नीचे। पंकज जी, आपके पोर्टफोलियो में है क्या ये EMS प्लेज, और आपकी क्या अप्रोच होगी? क्या अब मार्केट थोड़ा ओवर रिएक्शन दिखा रहा है इन सब कुछ स्टॉक्स में नंबर्स के बाद? सो अनुज जी, हमारे पोर्टफोलियो में आज के दिन कोई भी EMS प्लेस नहीं है, और मेरा ये एक ही कंसर्न है अक्रॉस द बोर्ड, एक्सेप्ट डिक्सन जो एक आउटलायर कंपनी है इस पूरे स्पेस में, बट बाकी कंपनियों को अगर आप देखो तो इनमें सब में एक नैरेटिव डेवलप्ड है, लेकिन रियलिटी ये है कि ये काफी सारी कंपनियां इस सेक्टर में कैश फ्लो नहीं बनाती हैं। कई सारी कंपनियां 30 से 40 हजार करोड़ की मार्केट कैप है, बट अगर आप लास्ट 5 साल की क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो को देखो तो वो 50 करोड़ भी नहीं है। फाइनली टॉप लाइन इज वैनिटी, बॉटम लाइन इज सैनिटी, बट कैश इन बैंक इज रियलिटी। अगर आपके पास कैश फ्लो नहीं है तो वो कंपनियां लॉन्गर टर्म में आपको वैल्यू क्रिएट करके नहीं देती। लेकिन आज मार्केट को खाली ग्रोथ नैरेटिव पसंद आ रहा है, लेकिन लॉन्गर टर्म में ग्रोथ के साथ कैश फ्लो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये तो हर 6-12 महीने में आप या तो डेट लेंगे या इक्विटी को डाइल्यूट करेंगे, वो कभी भी सही नहीं है। अगर इस टाइप की मार्केट नेक्स्ट 18 महीनों कंटिन्यू हो गई तो काफी सारे कंपनियों को कैपिटल इसमें तकलीफ होगी, और उसमें EMS प्लेस क्लियरली दिखेंगे। पंकज जी, मैं आपको 2 मिनट के लिए रोकना चाहूँगा। पंकज जी, 2 मिनट के लिए रोकना चाहूँगा। सडनली आपका जो ऑडियो है ना, वो उसमें कुछ दिक्कत आई है, उसको फिर से हम थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करेंगे। यकायक अगर आप देखें आपका जो ऑडियो है वो सिंक हो गया है। मीनवाइल मैं एक बार मार्केट चेक ले लेता हूँ। यहाँ पर निफ्टी इस वक्त 23,262 डेलों पर आता हुआ, और बैंक निफ्टी अब 49,013 अपने डेलों को टेस्ट करता हुआ। तो कंप्लीट रिवर्सल, और डिक्सन, जोमेटो, M6 का जिक्र अनुज ने किया ही था, ओबरा रियल्टी, उसके बाद पेटीएम, उसके बाद जरा कल्याण ज्वेलर्स को देखिए। अब कल्याण ज्वेलर्स फर्दर सिंक होता हुआ 511 पे। अच्छा पंकज जी, आपके 2 प्रश्नों के उत्तर बहुत सटीक रहे। जैसे कि आपने कहा कि इस साल हमें ये ज़्यादा फोकस करना है कि अपनी कैपिटल कैसे बचाएं। एक एक करके सेक्टर्स ऐसे पकड़ते हैं जिन्होंने पिछले 3-4 महीनों में लीडरशिप अपने पास रखी है, स्पेशली पोस्ट आई थिंक इलेक्शन वर्डिक्ट्स।
आईटी ने लीडरशिप अपने पास रखी और अब तक के जिस प्रकार के नंबर्स रहे लार्ज कैप आईटी के, आपको क्या सेंस मिल रहा है? क्या वो जो पिछले 4-5 महीने का मूव था उसमें से लगभग सब्सटेंशियल 20-30% तो हमने सरेंडर कर दिया। आईटी पर आपका व्यू क्या है इस वक्त? वीरेंद्र जी, अगर आप ग्रोथ के हिसाब से देखें तो आईटी जो बेस्ट कंपनियां हाई सिंगल डिजिट टू अर्ली डबल डिजिट ग्रोथ देंगी और उनकी वैल्यूएशन आज 2027 के एस्टिमेट्स पर देखें तो 25 से 30 टाइम पर है, तो सस्ते नहीं है कंसिडरिंग द ग्रोथ दे विल डिलीवर। सो क्लियरली ये एक हेज की तरह देखना चाहिए, एक डिफेंसिव की तरह देखना चाहिए। ऑब्वियसली 2026 में जो कमेंट्री आई है वो बेटर है 2025 से, तो हम मोमेंटम इस सेक्टर में देखेंगे, बट एब्सोल्यूट बड़ा पैसा बनाना बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ हाई सिंगल डिजिट या डबल डिजिट के आसपास ही रहेगी इस सेक्टर में। 3 सेक्टर हमारे हिसाब से जो इस साल और नेक्स्ट ईयर अर्ली के लिए कॉन्ट्रा कॉल हो सकते हैं। पहला है मेटल। अगर हम मेटल्स को देखें तो आज कोई उस सेक्टर के बारे में बात नहीं कर रहा है, बट अगर 2000 मतलब हम टोटल कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी पूल का कंट्रीब्यूशन देखते हैं हर सेक्टर का, तो इस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 2001 के लेवल पर चला गया है। ऊपर में हम 14% कंट्रीब्यूट कर रहे थे टोटल इंडिया की प्रॉफिटेबिलिटी पूल में मेटल सेक्टर, अब ये 4% पर आ गया है। तो ये एक सेक्टर कहीं ना कहीं मीन रिवर्ट करेगा और 2 लार्जेस्ट इकोनॉमीज विश्व की, चीन और यूएस, दोनों फिस्कल एक्सपेंशन मोड में है, तो ये कमोडिटीज के लिए बोर्ड वेल कर सकता है। सेकंड है सीमेंट। क्लियरली ये 2004 के प्रॉफिटेबिलिटी पूल के लेवल पर आ गया है और हमें लगता है यहाँ से प्राइस इंक्रीज और डिमांड मोमेंटम इंप्रूव होना चाहिए एंड कंसोलिडेशन फाइनली हमें दिखना चाहिए। नॉर्थ और वेस्ट में हमने ये देखा है कि प्राइसिंग एब्जॉर्ब हो गई है और काफी टाइम के बाद 2 या 3 प्राइस हाइक हुए हैं विच विल बोड वेल फॉर द सीमेंट सेक्टर। तीसरी अगर आप देखो तो स्पेशलिटी केमिकल है। 3 साल से ये सेक्टर कंसोलिडेट और प्राइस करेक्शन, टाइम करेक्शन दे रहा है और जस्ट फॉर योर रिकॉर्ड्स 7 तिमाही हो गए जहां पर ये सेक्टर एग्रीगेट बेसिस में प्रॉफिट डिक्लाइन दिखा रहा था। हमारा एस्टिमेट है कि ये पहला क्वार्टर होगा जहां पर हम 4 से 5% एग्रीगेट लेवल में प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे और नेक्स्ट 3 से 4 तिमाही इस सेक्टर में 15 से 20% की ग्रोथ का उम्मीद हो सकती है। तो अगर हम ये तीनों सेक्टर को देखें तो ये कॉन्ट्रा कॉल है। अपार्ट फ्रॉम दैट फार्मा और हेल्थ केयर में लीडरशिप क्लियरली दिख रही है, वहां पर इलेक्शन के बाद भी कोई नर्वसनेस नहीं है और 7-8 तिमाही हो गए कि वहां पर नतीजे काफी स्ट्रॉन्ग अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये हमारा पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन होगा। अलोंग विद दैट स्टॉक स्पेसिफिक बॉटम अप बेसिस पर थोड़े इंडस्ट्रियल नाम्स हैं, थोड़े कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के नाम्स हैं और थोड़े ऑटो एंसिलरी के नाम। अच्छा पंकज जी, ये जो जोमेटो के नंबर्स थे, मैं आपसे जोमेटो पे कमेंट नहीं मांग रहा, बट सुबह अनुज और मैं बात भी करते इसमें, स्पेशली ब्लिंकिट के नंबर्स, और ब्लिंकिट जिसके आधार पे ही हमने जोमेटो को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी थी। पिछले 3 महीने में काफ़ी भागा भी, फिर उसके बाद एक स्विगी की लिस्टिंग, बट डोंट यू थिंक वी आर पुटिंग टू मच इन ए वेरी शॉर्ट फेज ऑफ टाइम? मतलब बहुत ज़्यादा कैपिटलाइज करना इन स्टॉक्स पे क्या अच्छी रणनीति होगी, या फिर आपको लगता है कि अब एक कूलिंग ऑफ की ज़रूरत है? कब बहुत ही ज़्यादा कंपेरेटिव हो गया है इस पे सब? नरेंद्र जी, अगर आप देखो तो ये हर सेक्टर का नियम है कि जब भी लीडर बेटर करने लगता है, उसकी वैल्यूएशन स्काई रॉकेट होती है, तो दूसरे प्लेयर्स भी उस पर पिगी बैंक करते हैं और पैसा लेते हैं मार्केट से और कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ती है। अगर आप इस साइकिल को देखो तो ये सप्लाई साइड साइकिल है इस बार अक्रॉस सेक्टर्स। लास्ट 4 साल में हुआ क्या? बैलेंस शीट्स जो बिगड़ी हुई थी वो रिपेयर हुई, टूटी बैलेंस शीट्स को कैपिटल मिला, वो लंबे समय तक सरवाइव किए और नाउ अगर आप देख रहे हैं तो सारे छोटे प्लेयर्स कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। इसे क्लासिक सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स कहते हैं, जो काफी सारे सेक्टर्स में हमें दिखाई दे रहा है। केबल्स एंड वायर्स, क्विक कॉमर्स और बाकी 2 प्लेयर ने भी अच्छी कैपिटल रेज, एक ने आईपीओ के द्वारा और एक ने प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा रेज कर ली, प्लस ब्लिंकिट ने भी कैपिटल रेज किया। तो सबकी बैलेंस शीट में $1-1.5 बिलियन कैश बैठा है और यहाँ पर मार्केट शेयर गेन का गेम चल रहा है, जो कहीं ना कहीं मार्जिन्स के लिए डाइल्यूटिव हो सकता है पूरे सेक्टर के लिए।
तो हमें लगता है कि यहाँ पर क्लोजली वॉच करना चाहिए ये कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी को, स्पेशली क्विक कॉमर्स में, और ये किस तरह थोड़े शॉर्ट टाइम में मार्जिन डाइल्यूटिव हो सकता है, उस पर नजर रखनी चाहिए। ये याद रखिए, मार्केट मार्जिन को पी देता है, कभी भी टॉप लाइन को पी नहीं देता। तो अगर मार्जिन थोड़ा डिसअपॉइंट करेगा तो मार्केट उसे थम्स डाउन देगा, अगर मार्जिन में सरप्राइज पॉजिटिवली करेगा तो मार्जिन उसे थम्स अप देगा। तो क्लियरली इस सेक्टर में एक बार कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी को देखना चाहिए और एक बार अपने ओवरऑल ऑब्जर्व करके आगे बढ़ना चाहिए। पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको ऑल द बेस्ट। अगली कन्वर्सेशन में फिर और कुछ टॉपिक्स पर बात करेंगे। अब चलते हैं, हमारे साथ केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि किन शेयरों में इस समय एक्शन दिख सकता है। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। पहले बात इंडेक्स पर हो जाए। काफ़ी वॉलेटिलिटी रही है, एक रेंज में रहे हैं हम पिछले कुछ दिनों में। 23,050 से 23,400 की एक रेंज रही है। बैंक निफ्टी में रेंज और भी बड़ी रही है। इंडेक्स पर करें क्या आप इस समय? इंडेक्स को हम दो हिस्सों में बात करेंगे। एक, मेरे को लगता है बजट के पहले तक निफ्टी की रेंज 23,700 से लेकर 22,700 तक हो सकती है। 22,700 की भविष्यवाणी नहीं है, उसकी मानसिक तैयारी है, झटका मार सकता है बाजार। एक बार फिलहाल लग रहा है हम पहले 23,700 की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद संभव है कि 22,700 तक भी अगर आ जाएगा तब भी मैं 27,000 का व्यू त्यागूंगा नहीं। और बैंक निफ्टी में मुझे लगता है जो लो होना था वो हो चुका है। अब बैंक निफ्टी की तरह वापस एक नया लो बनाने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। और बैंक निफ्टी में तगड़ी मजबूती देखते हुए इमीडिएट टाइम होराइजन में मुझे लगता है 50,500 चले जाएं, और उसके बाद अगर निफ्टी कोई पुराने लो को टच भी करेगा तो शायद बैंक निफ्टी आज के लेवल के नीचे शायद ना जाए। तो ये सेटअप है शॉर्ट रन में। और मीडियम रन में मेरे को लगता है पोस्ट बजट ये निफ्टी 27,000 तक की चाल को उत्पन्न कर सकता है। 25,000 तो कहीं नहीं गया, हो सकता है 25 क्रॉस कर जाएगा, तब हम 27 की बात करेंगे। बट इंडिविजुअल स्टॉक्स में अनुज नोट बरसने की तैयारी है बाजार में। चलिए, इंडिविजुअल स्टॉक्स में नोट बरसने की तैयारी है। आपकी एक बड़ी कॉल रही है वोडाफोन आइडिया की। पिछले कुछ 2 महीनों में मूव अच्छे आए, लेकिन वो कल एक जो न्यूज़ आई उसके साथ क्या इस मूव का कल्मिनेशन हुआ? यहाँ पर अब कोई अपडेट हो जाए? देखिए कैसे क्या खेल बनेगा, मैं खबरों पे दांव नहीं लगाना चाहता हूं, मैं भाव पे और चार्ट पे दांव लगाना चाहता हूं। खबरों को तो कैसे भी क्या है ना ट्विस्ट किया जा सकता है। अगर ये चार्ट स्क्रीन पे आ रही है मेरे वोडाफोन आइडिया की, अगर पीसीआर दिखा पा रहे हैं, तो देखिए मैं एक सिंपल सी ये बात कहूंगा, चार्ट के हिसाब से तो हमें 20-21 का भाव बिल्कुल संभव दिखता है। लॉजिकली इसको कैसे देखना चाहिए, अगर सबसे बड़ा डिस्ट्रेस डेट होल्डर इस कंपनी में, रिकॉर्ड डेट डिस्ट्रेस में है, और उसका लार्जेस्ट होल्डर कौन है? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट रिकॉर्ड डेट को, डिस्ट्रेस डेट को रिकॉर्ड इक्विटी में कन्वर्ट करता जा रहा है। और गवर्नमेंट को डेट को माफ करना है जो किसी भी तरीके से कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के बावजूद ऑर्डिनेंस नहीं बन सकता, स्वाभाविक है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ऐसा नहीं होता है। पर अगर एबनॉर्मल सिचुएशंस है और देश को एक क्रिटिकल सर्विस के अंदर ड्यूओपोली नहीं क्रिएट करने देना है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। तो संभावनाओं को देखते हुए एक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे तेजी का दांव लगाना चाहिए। होगा कि नहीं होगा उस पे मैं अनुमान लगाने की बजाय ये काम करूंगा, स्टॉप लॉस लग गया मैं त्याग दूंगा, जब तक वो नहीं लगता है 20-21 का बेट ऑन है। ओके, ये वोडाफोन पे आपके कमेंट्स थे। अच्छा सुशील जी, जो आप बात कर रहे हैं कि पोस्ट बजट 25,000 तक का इनिशियल स्विंग, निफ्टी के उस तेज़ी को कौन स्पॉन्सर करेगा? मतलब आपके प्रेफर्ड निफ्टी में लॉन्ग कैंडिडेट्स जहां पर आप, जिनके आधार पर आप 25,000 का व्यू बना रहे हैं? देखिए आगे पीछे सबका नंबर आएगा एक्सेप्ट आईटी। कुछ भी हो जाए, आप तमंचा भी मेरे सर पे रख दोगे, मैं 2025 में आईटी खरीदने में बहुत हिचकिचाऊंगा। टाइम टू टाइम रिबाउंड आएंगे, आईटी को हम बार बार बेच के ही कमाने की कोशिश करेंगे। उसको छोड़ के अगर आप इमीडिएटली बोलो आजकल में क्या लेना है, तो मैं बोलूंगा जितने भी पब्लिक सेक्टर है ना, कोल इंडिया, ओएनजीसी, एनटीपीसी, ये तो हो गए 3 निफ्टी में। निफ्टी के बाहर भी जितने भी है पीटीसी और पीएफसी, ये सारा पीएसयू आप लेते चले जाओ, सारे डिफेंस के स्टॉक्स लेते चले जाओ, सारे के सारे बैंक, एचडीएफसी बैंक जिसपे हमें बड़ा परहेज रहता है, जिसके ऊपर हमारी बहुत निंदा होती है कि हम 1200 में लेने के इंतजार में, एक बार तो सट्टा करने के लिए एचडीएफसी बैंक भी लेंगे, नया हाई मारेगा ये, उस नए हाई पे फिर शॉर्ट करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक जिसपे हमारी बहुत निंदा होती है कि इसको लेना नहीं है, और सट्टा करने के लिए तो एक बार आज आईसीआईसीआई बैंक भी आज दोपहर तक बाई आ जाए और ये भी नया हाई मार देगा, जहां हम वापस नए हाई पे इनको शॉर्ट करेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक हो सकता है 2050 तक ही जाए। तो ये चाहे इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक जो बिल्कुल मरी हुई सी चार्ट दिखती है, 20-20% का रिबाउंड उनमें भी आ सकता है। तो इमीडिएट तेजी बैंकों में, मीडियम टर्म तेजी
स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, स्मॉलर बैंक्स में ये डीसीबी, ये जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जिनके सबके भूले बिसरेगी, जिन बैंकों को लोग भूल गए, और ये सारे के सारे पीएसयू बैंक्स इनको 3 से 6 महीने के लिए लेंगे। और उसके अलावा अगर ये बीपीसीएल, एचपीसीएल में वापस 100 रुपए की तेजी बन जाएगी, तो रिलायंस अगर न्यू हाई पे चला जाएगा, इवन बजाज ट्विंस जिसका हमें लगता है 10 साल का साइकिल पूरा हो गया, 20% उनमें भी बढ़ेगा, बात हुई थी, 10% बढ़ गया, 10 और बढ़ जाएगा। तो सारांश में मैं एक बात करूं, दुनिया भर के छोटे स्टॉक्स, वो यस बैंक में बाई आ गया, ये वोडाफोन आइडिया में बाई आ गया, जिन स्टॉक्स को मतलब उनकी चार्ट खोलने का मन नहीं करता है, जिनकी बैलेंस शीट पढ़ने का मन नहीं करता है, ऐसे दुखी स्टॉक्स में भी अगर बड़े चाल आने वाले, तो 2025 का साल मार्केट में बड़ी यूफोरिया का साल हो सकता है। इंडेक्स हो सकता है ज्यादा न बढ़े, भाई 26-27 हजार की भी इंडेक्स अगर हो जाएगी तो 15-20% की इंडेक्स में मूवमेंट आई, तो 60-70-80% बढ़ने वाले अनगिनत स्टॉक्स हैं, गिनती नहीं कर पाएंगे, ले नहीं पाएंगे। स्पाइस जेट में बड़ा बाई आ गया, 120 रुपए का भाव लगता है। एसडब्ल्यू सोलर के अंदर लगता है यहाँ से 4 गुना भाव हो जाएगा 1.5 साल में। तो जो बिल्कुल थके हारे दुखियारे स्टॉक्स है, सब में 3 गुना 4 गुना होने की मतलब पता नहीं बाजार में ऐसी क्या यूफोरिया आने वाली है, पता नहीं क्या ऐसा पॉलिसी आ जाएगी कि सारा माहौल यूफोरिक हो जाएगा। मुझे यूफोरिया की तैयारी दिख रही है, और उसमें एक ही चीज दिखती है, आईटी छोड़ के जो जी में आए ले लो। ओके, मीनवाइल निफ्टी ऑलमोस्ट वीरू अब देखिए 200 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, और अब हम वापस कहाँ हमने हायर एंड टेस्ट किया और लोअर एंड, दोनों एक ही दिन में टेस्ट कर रहे हैं हम। हायर एंड और लोअर एंड इसी रेंज का एक साथ दोनों दिन में टेस्ट होता हुआ। बिल्कुल कंप्लीट कोलैप्स है आज, और बिल्कुल हम डे लो की ट्रैजेक्टरी में आते हुए तो अनुज हम 10-10 डे में भी पार नहीं कर पा रहे हैं अभी हैं। और एफआईज इसीलिए जनाब बड़े अच्छे तरीके से बैठे हैं, 3.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट यूं ही नहीं हुए रखे उन्होंने, है अनुज? बिल्कुल बिल्कुल, पर दिक्कत तो है मार्केट में। अच्छा, सुशील जी के पास वापस चलते हैं। सुशील जी, जोमेटो 10% नीचे 217, और सर्किट पे अभी तो ये हो सकता है सर्किट खुले तो और पिटाई हो इसकी, इस पर कोई ट्रेड बन रहा है? चलिए आपके सामने जोमेटो की चार्ट को खोलते हैं, इस चार्ट को आप दिखा सको तो सामने ही हम ऑन द स्पॉट एनालिसिस करते हैं। जी भी जोमेटो के अंदर में कोई बाई का ट्रेड नहीं बनता। देखिए मल्टीपल सपोर्ट्स के जोन को यहाँ से तोड़ दिया था, फिर रिबाउंड देने के बाद अब वापस नीचे का मोमेंटम ही गैदर कर रहा है। आप ये डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन को 230 का स्टॉप, कैश की चार्ट है, फ्यूचर्स भी खोल के देख लेंगे इक्विवेलेंट लेवल पे 230 के स्टॉप लॉस के साथ, जिसमें शॉर्ट पे ही बने रहिए। अभी तो लगता है कि एक बार तो 180 160 तक आने की जगह है, फिर सोचेंगे क्या करना है। और डिक्सन टेक, इस पर कोई व्यू? किस पे? डिक्सन टेक, ये भी आज 12% नीचे है। फिर से नाम बताइए। डिक्सन? हाँ डिक्सन। रुपया डिक्सन का भी देखिए लॉन्ग टर्म टॉप तो हो गया था, तो सामने ही चार्ट को आपके रिव्यू कर लेते हैं। तो फ्यूचर्स में इसकी फ्यूचर्स खोल लेते हैं। पीटीआर कृपया चार्ट को दिखाते रहे। नहीं, डिक्सन में क्लियर कट शॉर्ट है जी, और इसका मोमेंटम अब बढ़ेगा। यहाँ से देखो ये लॉन्ग टर्म टॉप यहाँ बना चुका है स्टॉक। अब ये ट्रेंड लाइन को जैसे ही तोड़ रहा है, आज का लो तोड़ेगा, इसी को आप स्टॉप लॉस रख के बेचिए। हो सकता है 20-25% बहुत फटाफट निकल जाए। ओके, और एक आखिरी सवाल, एमसीएक्स का भी अगर आप चार्ट चेक कर सकें तो यहाँ पर भी काफ़ी गिरा है स्टॉक हाई से। एमसीएक्स भी क्या है ना, एनएसई की बीएसई की सहानुभूति में एमसीएक्स में भी काफी बड़ा जो स्विंग आ गया। अभी एक लॉन्ग टर्म टॉप बना चुका है, और अब उसके बाद नए जो स्विंग लोस बना रहा है, इसमें देख देख के रिबाउंड्स में बेचने की चीज है। देखो आप सपोर्ट को जोड़ोगे, अभी ऑलरेडी सपोर्ट जोन पर है, तो कोई रिबाउंड आता है और रिबाउंड में बेचेंगे, या फिर आज के भी लो को तोड़ के कोई आज इस लेवल के भी नीचे बंद हो जाता है और सब्सटेंशियल मोमेंटम नीचे का कल बन जाता है, तो कल के फिर ओपनिंग में बेचिए। लॉन्ग टर्म टॉप एक बार होता है, लगता है हो गया है। ओके, चलिए सुशील जी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले मंगलवार फिर बात करेंगे आपसे और कुछ और स्टॉक्स पर बात होगी। इस शो को यहाँ समेटेंगे। वीरू और मैं अब आपसे इजाज़त लेंगे, और एक ब्रेक के बाद कंटिन्यू शेयर लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।